सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यू सेकेंड्स के लिए हम ये डिस्कस करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी किया था। मैंने आपको फिजियोलॉजी, इट मीन्स की मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, की पाचन की क्रियाविधि किस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं, या फिर किस तरह की जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस या फिर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और वो किस विशेष प्रकार के एंजाइम के उपस्थिति में होती है, हमने इन सभी चीजों को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और जैसा कि हमने कहा था कि जो मैकेनिज्म ऑफ द डाइजेशन होता है, इस पाचन की क्रियाविधि को हमें पॉइंट टू पॉइंट क्या करना है, स्टडी करना है। जैसे सपोज कि हम पहले स्टडी किए थे ओरल कैविटी में डाइजेशन पर्टिकुलर किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है और कैसे होता है। इसके मैकेनिज्म को समझने के बाद मैंने आपको ये बताया था कि ग्रासनाल में पाचन की क्रियाविधि, इट मींस की डाइजेशन प्रोसेस इन द इसोफेगस किस प्रकार से होता है। वहां हमने ये देखा था कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, उसमें क्या नहीं होता, उसमें डाइजेशन नहीं होता इसोफेगस में, और साथ साथ अगर डाइजेशन नहीं होगा तो एब्सॉर्प्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वहां पे जो है म्यूकस प्रेजेंट होते हैं जो कि गॉबलेट सेल जो है सिक्रेट करते हैं। मैंने एक और पॉइंट आपको डिस्कस किया था, ए टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इज बेसिकली नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति, और इसके माध्यम से ही फूड पार्टिकल जो हैं वो डाउनवर्ड क्या कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो कहां से स्टार्ट हो गया था, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है स्टार्ट फ्रॉम द इसोफेगस पार्ट, बट इट इज मैक्सिमम, इट कैन बी सीन मैक्सिमम इन द केस ऑफ स्टमक। आमाशय में सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, लेकिन शुरुआत तो कहां से हो जाती है, ग्रासनाल से ही हो जाती है। तो इसी सारे टॉपिक्स को हम क्या करने वाले हैं, सीक्वेंसली स्टडी करने वाले हैं। तो हमने जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन है उसमें इसोफेगस तक तो स्टडी कर लिया था, और आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इसोफेगस के बाद जो एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड पार्ट होते हैं। हम अब बात करेंगे इसोफेगस के बाद स्टमक, कि स्टमक में डाइजेशन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन के प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे हम आमाशय में होने वाले पाचन की क्रियाविधि के बारे में देखते हैं। उसके बाद आफ्टर स्टडिंग द डाइजेशन इन द स्टमक वी विल स्टडी अबाउट द डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज वी विल सी अबाउट द एब्सॉर्प्शन प्रोसेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, हम बड़ी आंत में अवशोषण किस किस प्रकार का होता है हम ये भी डिस्कस करेंगे। देखिए, अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, हमारा बेसिक फर्स्ट टॉपिक क्या है, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में। लेकिन हम स्पेशली हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ओनली स्टमक वाले पार्ट की बात कर रहे हैं कि आमाशय में जो डाइजेशन होता है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखिए वेरी फर्स्ट लाइन जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है इट इज अबाउट द मीडियम। यहाँ पे बेसिकली मीडियम की बात करते हैं कि अगर भोजन का पाचन हो रहा है तो किस पर्टिकुलर मीडियम या फिर किस पीएच रेंज की आवश्यकता है। क्या ये अम्लीय माध्यम में होने वाला है यहाँ पे जो भी रिएक्शन से पाचन के, या फिर ये जो है बेसिक मीडियम मतलब क्षारीय माध्यम में होने वाला है, या फिर उदासीन। तो देखिए यहाँ पे वेरी फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या गिवन है कि यहाँ जो डाइजेशन के लिए, फूड के डाइजेशन के लिए मीडियम होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, इनका ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो मीडियम है वो प्रबल, यहाँ पे प्रबल अम्लीय होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए, मैंने कहा यहाँ पे प्रबल अम्लीय प्रकार का जो है माध्यम होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन होना चाहिए। लेकिन स्पेशली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पीएच का रेंज गिवन है, और पीएच का रेंज जो गिवन है वो बेसिकली किस पर्टिकुलर रेंज में वेरी कर रहा है। आप ये देखते हैं कि यहाँ पे पीएच 1.5 से 2.5 के बीच में क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन जो है रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन केस ऑफ स्टमक। आमाशय में पाचन के लिए जो है प्रबल माध्यम जो है उसकी आवश्यकता होती है, और पीएच का रेंज भी आपको ये याद रखना चाहिए कि 1.5 से 2.5 के बीच में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आप ये देख रहे हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर बात करते हैं कि यहाँ पे स्टमक वाले भाग में जो आमाशय वाला भाग है इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो किस प्रकार के होते हैं या किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो आप जानते हैं
कि स्टमक के किस पार्ट की बात करें, अगर स्पेशली हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि स्टमक का जो सेकेंड पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है फंडस। और इसी सेकेंड पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, इसी फंडस वाले पार्ट में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है जठर ग्रंथि। ठीक है, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड पाचक ग्रंथि के रूप में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड ही आगे जाकर के एक प्रकार के रस या जूस को सिक्रेट करते हैं और वो जो जूस होता है जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड सिक्रेट करता है यहाँ पे या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट करता है उसे क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, आने वाले टॉपिक में हम इसके बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे कि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो मैंने कहा गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो फंडस वाले पार्ट में प्रेजेंट है जो कि स्टमक का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या गिवन है। नेक्स्ट पॉइंट गिवन है कि कुछ प्रकार के जो है स्टिमुलेटर के बारे में दिया हुआ है। स्टिमुलेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे इसे कहते हैं उद्दीपक। क्या कहते हैं, उद्दीपक कहते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो डाइजेशन का प्रोसेस स्टमक में हो रहा है तो इस प्रोसेस के लिए स्टिमुलेटर या फिर उद्दीपक के रूप में क्या पाए जाते हैं, मैं आपको ये बता दूं। देखिए यहाँ पे स्टिमुलेटर या फिर उद्दीपक के रूप में बेसिकली एक हार्मोन की बात करते हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से एसोसिएटेड हार्मोन ही होती हैं। मैंने आपको जब प्रीवियस लेक्चर में फंडस वाले पार्ट का क्रॉस सेक्शन लिया था तो आपने वहां पे डिफरेंट टाइप के सेल्स, अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं के बारे में देखा था। उन्हीं कोशिकाओं में से एक सेल्स थे जिसे हम कहते हैं अर्जेंटाफिन सेल्स। अर्जेंटाफिन सेल्स भी होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं के समुच्चय होते हैं, ग्रुप होते हैं। और इसी में पर्टिकुलर अर्जेंटाफिन सेल्स में एक जी सेल्स होते हैं और जी सेल्स के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गैस्ट्रीन हार्मोन। ठीक है, तो यहां पे आमाशय में पाचन की प्रक्रिया के लिए, डाइजेशन के प्रोसेस के लिए जो स्टिमुलेटर होता है, उद्दीपक होता है, ये क्या है, ए लोकल हार्मोन दैट इज नोन एज गैस्ट्रीन। और इस गैस्ट्रीन का सिक्रेशन कौन करता है, मैंने कहा बाय द जी सेल्स ऑफ द म्यूकोसा ऑफ स्टमक। मैंने अभी ही आपको बताया कि इसके म्यूकोसा वाले लेयर में, स्टमक के म्यूकोसा वाले लेयर में किस सेल्स की बात कर रहे हैं, जी सेल्स की बात कर रहे हैं। वो क्या सिक्रेट करती हैं, एक लोकल हार्मोन सिक्रेट करती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इसे गैस्ट्रीन कहते हैं। और यही हार्मोन वो हार्मोन होता है जो कि यहां पे डाइजेशन के प्रोसेस को प्रमोट करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप ये देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज आल्सो स्टिमुलेटेड बाय saliva, smelling and the direct contact of the food। यहां पे क्या दिया हुआ है कि सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, मतलब यहां पे जठर रस की बात करते हैं। बेसिकली मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वही क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करते हैं। और यहां पे ये जो गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन होता है यहां पे स्टिमुलेटेड मतलब उद्दीपित जो है बेसिकली किस प्रकार से होता है, यहां पे दिया हुआ है ये स्लाइवा से भी जो है स्टिमुलेट हो सकता है। मतलब इस तरह के हार्मोन का जो बेसिकली यहां पे इस तरह के जूस का सिक्रेशन हो सकता है। साथ साथ मैंने कहा यहाँ पे स्मेलिंग एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द फूड हो जाए, मतलब हम किसी भी प्रकार के भोज्य पदार्थ, फूड सब्सटेंस को स्मेल करते हैं या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं। और साथ साथ स्लाइवा जो होता है ये सभी बेसिकली ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। देखिए हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है डाइजेशन के प्रोसेस स्टमक में कैसे होता है। मैंने जो स्पेसिफिक पॉइंट आपको बताए हैं उसको हम वन मोर टाइम रिवाइज करने वाले हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम जो है रिक्वायर होता है। क्यों, इसका भी एक रीजन होता है क्योंकि आप प्रीवियस लेक्चर में भी जान चुके हैं कि HCl जो है यहाँ पर बेसिकली पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल जो होती हैं इसी पर्टिकुलर फंडस वाले पार्ट में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से एसोसिएटेड सेल्स होती हैं वहां पर एक सेल्स के बारे में हमने स्टडी किया था जिसे कहते हैं पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल जो होते हैं वो 0.3 कंसंट्रेट डाइल्यूट जो है 0.3 डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कर रहे थे, सीक्रेट कर रहे थे। और वही 0.3% डाइल्यूट HCl जो है यहाँ पर
पर क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ द HCl, वहां पर हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आमाशय में पाचन के लिए प्रबल अम्लीय माध्यम की आवश्यकता है, साथ साथ इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो फंडस वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, जठर ग्रंथि कहते हैं जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्रोसेस के द्वारा, स्लाइवा सिक्रेशन के द्वारा स्टिमुलेट होगा। साथ साथ अगर हम किसी भी फूड सब्सटेंस के डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं और साथ साथ यहाँ पे स्मेल करते हैं तो भी इस प्रकार के जूस जो हैं उसके सीक्रेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे आमाशय में पाचन के लिए एक लोकल हार्मोन जो कि यहाँ पे स्टिमुलेटर और उद्दीपक की भांति कार्य करते हैं उसके बारे में देखा। और वो जो गैस्ट्रीन हार्मोन होता है जो कि एक लोकल हार्मोन है और स्टिमुलेटर की तरह एक्ट कर रहा है, इज जनरली सीक्रेटेड बाय विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स, इट इज सीक्रेटेड बाय द जी सेल्स ऑफ द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक। ठीक है, लेकिन ये जी सेल्स क्या होते हैं, मैंने कहा ये बेसिकली अर्जेंटाफिन सेल्स में ही आते हैं। किस में आते हैं ये, मैंने कहा ये अर्जेंटाफिन सेल्स में ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने इतने सारे पॉइंट को यहां पे कवर किया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम मोर थिंग रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर डाइजेशन प्रोसेस इन द स्टमक एंड व्हाट इज इट, हम यहां पे स्टडी करते हैं। देखिए यहां पे नेक्स्ट पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको क्या दिख रहा है, इट इज अबाउट द गैस्ट्रिक जूस अगेन। यहां पे गैस्ट्रिक जूस के बारे में ही दिया हुआ है कि गैस्ट्रिक जूस के स्टिमुलेशन को या फिर इसके जो है स्त्रावन को बढ़ाने के लिए, इसके रिलीज को बढ़ाने के लिए और कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। यहां देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन इज आल्सो स्टिमुलेटेड बाय टोमेटो सूप, मीट सूप, अल्कोहल, कैफीन एंड द हिस्टामिन। ये सारे वो तरह के सब्सटेंस होते हैं, उस प्रकार के पदार्थ होते हैं जो कि यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। मैं अगेन कह रहा हूं कि यहाँ पे स्टिमुलेट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है प्रमोट करना। क्या करना, प्रमोट करना, मतलब इसके सिक्रेशन को इंक्रीज करना है, इसको बढ़ाना होता है। और वो कौन कौन से पदार्थ है जिससे ये सिक्रेशन बढ़ता है, मैंने कहा ये टोमेटो है, टोमेटो सूप है, मीट सूप है, यहाँ पे अल्कोहल है, कैफीन के साथ साथ ये जो हिस्टामिन जैसे एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस होते हैं, प्रतिस्कंधक प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये सभी प्रकार के जो फैक्टर्स हैं ये इसके स्टिमुलेशन, इसके सिक्रेशन को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्पेशली पॉइंट, अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था गैस्ट्रिक जूस के बारे में, तो अब हम देखते हैं कि गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या होता है, इसका संगठन क्या होता है, इसका केमिकल कंपोजिशन और रासायनिक संगठन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि डाइजेस्टिव जूस होता है गैस्ट्रिक जूस, और यहाँ पे अगर प्रतिदिन स्त्रावन की मात्रा की बात करें, अमाउंट ऑफ पर डे सिक्रेशन की बात करते हैं कि यहाँ पे कितने पर्टिकुलर अमाउंट में यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है पर डे, प्रतिदिन, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पर डे, मैंने कहा पर डे सिक्रेशन जो गैस्ट्रिक जूस का होता है ये होता है 1500 टू 2000, मैंने कहा 1500 से यहाँ पे 2000 ml, 1500 से 2000 ml, या फिर जनरली आपको इसी डाटा को ऑप्शन में लीटर में भी जो है मिल सकता है आपको स्टेटमेंट। तो बेसिकली यहां पे हम ये कहेंगे कि 1.5 लीटर, ठीक है, 1.5 लीटर टू 2 लीटर जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस की बात कर रहे हैं जो कि 1500 ml से 2000 ml के बीच में क्या करते हैं, वेरी करते हैं पर डे सिक्रेशन हो तो। अब देखिए यहाँ पे सीधे पर डे सिक्रेशन के बाद इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। सबसे ज्यादा 99% जो अमाउंट होता है इसमें किसका होता है, मैंने कहा ये वाटर का होता है। 99% से भी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा ये यहाँ पे वाटर ही प्रेजेंट होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक डाटा प्रोवाइड किया था, मैंने कहा था 99.5% जो पार्ट होता है गैस्ट्रिक जूस का वो क्या होता है, मैंने कहा ये वाटर होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन, ठीक है, मोर देन का मीनिंग है कि 99% से भी ज्यादा वाटर होता है। लेकिन सम अमाउंट में क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, मैंने कहा देखिए यहाँ पे 0.2% अमाउंट से 0.5% अमाउंट में यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, एज वेल एज सम टाइप ऑफ एंजाइम। यहाँ पे 2 बेसिक टाइप ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। इन एक्टिव फेज, अक्रिय अवस्था में पाए जाने वाले एंजाइम भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पर जो है एक्टिव फेज में, सक्रिय अवस्था में पाए जाने वाले एंजाइम भी इस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट हो सकते हैं।
हैं। अगर स्पेशली हम प्रो एंजाइम की बात करें तो प्रो एंजाइम किस फेज में होते हैं? मैंने कहा ये जो प्रो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव फेज में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। तो अगर ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं तो कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस में होते हैं लेकिन ये निष्क्रिय अवस्था में मिलते हैं? तो देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रोरेनिन एंजाइम की बात करें या फिर पेप्सिनोजन की बात करें। देखिए यहाँ पे प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया है, लेकिन स्पेशली इस फिजियोलॉजी में हमें क्या स्टडी करना होता है, इसका वर्क क्या होता है, ये किस प्रकार के जो है फंक्शंस को शो करते हैं, हम ये स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन दोनों ही इनएक्टिव फेज में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं और यहाँ पे एक्टिव फेज में पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लाइपेज। क्या कहते हैं इसे लाइपेज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लाइपेज मतलब गैस्ट्रिक लाइपेज और प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन का क्या वर्क होता है हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अब देखिए हम अब सीधे लीड करते हैं किसके बारे में? यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से एसोसिएटेड जो सेल्स होती हैं उसे हम पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल कहते हैं। वही क्या करती हैं? मैंने कहा वो सेल्स बेसिकली HCl को क्या करती है? सीक्रेट करती है। ठीक है, और यहाँ पे हम स्पेशली HCl के बारे में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि HCl का अमाउंट जो यहाँ पे होता है वो कितना होता है? मैंने कहा 0.3%, ठीक है, 0.3% डिल HCl का यहाँ पे सिक्रेशन होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस में हमें देखने को मिलता है। और इसका सिक्रेशन किस सेल्स के द्वारा होता है? मैंने कहा इट इज सीक्रेटेड बाय विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं इसकी बात करते हैं, इसे कहते हैं पेराइटल सेल। क्या कहते हैं इसे? पेराइटल सेल्स कहते हैं। और इसी पेराइटल सेल्स को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल। क्या कहते हैं इसे ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। और ये किसको सीक्रेट करते हैं? मैंने कहा ये HCl को सीक्रेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम पर्टिकुलर फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार के कार्य यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं HCl। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्राइमरी फंक्शन होता है ये क्या होता है? इट स्टॉप्स द टाइलिन एक्शन। टाइलिन एक एंजाइम है जिसके बारे में आपने ओरल कैविटी में डाइजेशन प्रोसेस के बारे में जब देखा था हमने, वहां पर हमने टाइलिन को ही क्या कहते हैं? टाइलिन को ही कहते हैं स्लाइवरी एमाइलेज। क्या कहते हैं इसको? इसे ही कहते हैं स्लाइवरी एमाइलेज। और स्लाइवरी एमाइलेज का जो भी एक्शन होता है बेसिकली उसके एक्शन को क्या करेगा? ये रोकेगा, उसको प्रिवेंट करेगा, उसको इनहिबिट करेगा, संदमित करेगा। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। इसके बारे में तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे स्टमक में डाइजेशन के लिए स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है और ये प्रोवाइड कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखिए एज वेल एज ये क्या करते हैं? इट एक्ट एज अ फेगोसाइटिक नेचर। ठीक है, यहाँ पे फेगोसाइटिक नेचर को भी ये दर्शाते हैं। इट डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एज वेल एज द वायरस। ठीक है, ये क्या होते हैं? मैंने कहा ये जीवाणु को और इसके साथ साथ ये विषाणु को, बैक्टीरिया और वायरस दोनों को ही क्या करते हैं? मैंने कहा ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पर्टिकुलर वर्क की तरफ लीड करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इट ब्रेक्स द न्यूक्लियोप्रोटीन इनटू द न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन। देखिए यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। क्या कहते हैं इसे? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कहते हैं। ये एक ऐसा प्रोटीन है, इसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार के प्रोटीन में केवल प्रोटीन का कंटेंट नहीं है, इसी प्रकार के प्रोटीन में क्या जुड़ा हुआ है? मैंने कहा यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड भी जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे न्यूक्लियोप्रोटीन को कन्वर्ट किसमें करने का? मैंने कहा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में कन्वर्ट करने का वर्क जिस पर्टिकुलर यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा ही होता है, जो कि यहाँ पे पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल क्या करती हैं? सीक्रेट करती हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्टिकुलर वर्क के बारे में अगर स्टडी करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि स्पेशली अगर हम प्रो एंजाइम की बात करें, किसके एंजाइम की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम प्रो एंजाइम की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक प्रकार के प्रो एंजाइम के बारे में हमने स्टडी किया था वो क्या क्या था? देखिए ये था, यहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे प्रोरेनिन भी क्या है? एक प्रो एंजाइम होता है। यहाँ पे पेप्सिनोजन भी क्या है? मैंने कहा ये भी प्रो एंजाइम होते हैं। लेकिन ये जो प्रोरेनिन है और पेप्सिनोजन है जो दोनों ही किस फेज में है? मैंने कहा ये देखिए ये भी किस फेज में है? ये भी इनएक्टिव फेज में है। ये जो पेप्सिनोजन होता है ये भी किस फेज में होता है? मैंने कहा ये भी इनएक्टिव फेज में है, निष्क्रिय अवस्था में
होते हैं, ठीक है। लेकिन HCl क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करके ये जो निष्क्रिय अवस्था में पाए जाने वाले प्रोरेनिन एंजाइम है उसको रेनिन में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पे जो पेप्सिनोजन होता है जो कि एक इनएक्टिव फेज में पाए जाने वाले ही एंजाइम होते हैं उसको ये HCl किस में चेंज करेगा, मैंने कहा यहाँ पे ये पेप्सिन में चेंज कर देगा। लेकिन एक और अगर एंजाइम की बात करते हैं जो कि बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, इसे कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज पे क्या HCl का कोई इफेक्ट रहता है, मैंने कहा इस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करके यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज जो कि ये भी क्या होते हैं, प्रो एंजाइम ही होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन HCl के द्वारा जो यहाँ पे एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया जाता है, प्रबल अम्लीय माध्यम जो है प्रदान किया जाता है, ये गैस्ट्रिक लाइपेज को उसके जो है एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे वन मोर टाइम हम ये स्टडी करने वाले हैं कि हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे वी हैड स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द फंक्शन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने देखा कि यहाँ पे जो है कितना परसेंट जो है यहाँ पे डाइल्यूट HCl रिलीज होता है पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा, यहाँ पे 0.3% बस अमाउंट में यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन ये था कि ये इनहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है किसके एक्शन को, स्लाइवरी एमाइलेज या टाइलिन के एक्शन को प्रिवेंट करता है। सेकेंड ये था कि ये जो है आमाशय में पाचन के लिए, स्टमक में डाइजेशन के लिए स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम को प्रोवाइड करता है। साथ साथ जो भी फूड पार्टिकल्स के साथ आ रहे जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो माइक्रोब्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, विषाणु होते हैं, उसको क्या करते हैं, ये उसको डिस्ट्रॉय करने का वर्क करते हैं। साथ साथ हम यहाँ पे ये भी स्टडी कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन है एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जिसमें ये जो प्रोटीन है बेसिकली किससे जुड़ा होता है, न्यूक्लिक एसिड से जुड़ा होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को उसके सिंपलर फॉर्म में चेंज करने का वर्क भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही होता है। साथ साथ यहाँ पे प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन दोनों इनएक्टिव फेज में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं जो कि HCl के प्रेजेंस में रेस्पेक्टिवली ये रेनिन और पेप्सिन में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करें तो गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है इसके लिए क्या कहा जाता है कि ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज होता है स्टूडेंट बेसिकली क्या यहाँ पे HCl इसको इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, मैंने कहा नहीं होता। ये बेसिकली इसका जो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होता है ये इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है, इनकैपेबल होता है, कैपेबल नहीं होता है, ठीक है। अब सीधे हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि इसी ही पर्टिकुलर अगर हम स्टमक में ही डाइजेशन की बात करते हैं तो और हमें क्या क्या पढ़ना होता है। देखिए यहाँ पर हम स्पेशली अब रेनिन और पेप्सिन जिसका फॉर्मेशन हो गया है, पहले वो इनएक्टिव फेज में थे अब वो एक्टिव फेज में आ गए हैं, अब ये किस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को शो करते हैं इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं कि ये रेनिन और पेप्सिन के द्वारा किस प्रकार के रिएक्शंस को शो किया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन ऑफ रेनिन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं और इसमें जो प्राइमरी फंक्शन होता है इसे क्या कहते हैं, मैंने कहा इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोसेस it is responsible for the curdling of milk, ठीक है। किस प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मैंने कहा यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रेनिन होता है वो कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या होता है पहले मैं आपको ये समझा दूं, उसके बाद हम ये सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले मैं समझा दूं कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क में ये रेनिन किस प्रकार से जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। देखिए यहाँ पे इसको एक रिएक्शन के सीक्वेंस में हम इसको स्टडी करने वाले हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि स्पेशली हम किसकी बात करें, स्पेशली हम रेनिन की बात करें जो कि अब क्या हो गया है, ये अब क्या हो गया है, एक्टिवेट हो गया है। तो ये रेनिन जो होता है अब ये एक्टिव फॉर्म में है और ये क्या करता है, मिल्क प्रोटीन की अगर बेसिकली बात करते हैं, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मिल्क प्रोटीन, जिस मिल्क प्रोटीन की बात करें वो बेसिकली उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं केसीन प्रोटीन। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है केसीन प्रोटीन। तो ये जो मिल्क प्रोटीन है जिसे केसीन प्रोटीन कहते हैं, वहां पे इस पर्टिकुलर मिल्क प्रोटीन केसीन पे ये रेनिन क्या करता है, अपना एक्शन शो करता है या फिर इस पे एक्ट करेगा, इस पे कार्य करेगा, ठीक है। और ये मिल्क प्रोटीन केसीन के साथ जैसे ही रेनिन जो है एडिशन शो करता है, इस पे कार्य करता है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, मैंने कहा अब यहाँ पे पेरा केसीन का क्या हो जाएगा,
फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे पेरा केसिन का फॉर्मेशन हो गया है। कब? जब ये केसिन पे कौन वर्क कर रहा है? मैंने कहा अब ये एक्टिव फॉर्म में चेंज हुए रेनिन केसिन पे वर्क करता है, तो किसका फॉर्मेशन हुआ? पेरा केसिन का। अब ये पेरा केसिन फर्दर क्या करता है? मैंने कहा ये कैल्शियम आयन, ठीक है, Ca2+ या कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में ये क्या करता है? मैंने कहा ये कैल्शियम पेराकेसिनेट को फॉर्म करता है। किसको फॉर्म करता है? मैंने कहा ये कैल्शियम पेराकेसिनेट को क्या करता है? फॉर्म करता है। अब ये पेराकेसिन कैल्शियम से रिएक्ट हुआ, कैल्शियम पेराकेसिनेट को क्या कर दिया? फॉर्म कर दिया। इतने सारे रिएक्शंस में यहाँ पे रेनिन ने तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर दिया, लेकिन अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम स्पेशली यहाँ पे हम पेप्सिन एंजाइम की बात कर देंगे। बेसिकली ये पेप्सिन पहले किस फेज में होता है? मैंने कहा ये इनएक्टिव फेज में होता है, पेप्सिनोजन के फेज में होता है, लेकिन HCl क्या करता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे ये जो कैल्शियम पेराकेसिनेट होता है इस पे वर्क कौन करेगा? मैंने कहा अब है पेप्सिन। और ये जो पेप्सिन जैसे ही कैल्शियम पेराकेसिनेट पे वर्क करता है तो इससे बेसिकली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? मैंने कहा इससे प्रोटीएजेस, ठीक है, प्रोटीएजेस के साथ साथ यहाँ पे पेप्टॉन्स का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पेप्टॉन्स और प्रोटीएजेस का यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम के प्रेजेंस में कैल्शियम पेराकेसिनेट से क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपने ये जो पूरा प्रोसीजर देखा है इसे ही क्या कहते हैं? कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहते हैं। और आपने ये देखा कि किस प्रकार से इस रेनिन एक्टिव फॉर्म में पाए जाने वाले एंजाइम ने यहाँ पे इन सारे रिएक्शंस को क्या किया? स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे हमने रेनिन के साथ साथ पेप्सिन एंजाइम की भी बात की है। वन मोर टाइम इस सीक्वेंस को हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि मिल्क में पाए जाने वाले प्रोटीन कैसीन पे जैसे ही रेनिन एक्ट करता है ये कैल्शियम जो है बेसिकली ये क्या करेगा? पेराकेसिन फॉर्म करेगा। और ये पेराकेसिन कैल्शियम से जो है कैल्शियम से ऐड होता है या कैल्शियम के प्रेजेंस में कैल्शियम पेराकेसिनेट को फॉर्म करेगा। कैल्शियम पेराकेसिनेट जो है वो पेप्सिन के प्रेजेंस में बेसिकली किस में चेंज हो जाएगा? या जो ये पेप्सिन एंजाइम होता है वो कैल्शियम पेराकेसिनेट को प्रोटीएजेस और पेप्टॉन्स में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे बेसिकली अगर इस पॉइंट की हम बात करें कि इस पॉइंट पे हमें क्या डिस्कस करना है, मैंने कहा देखिए यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी की बात हो रही है कि न्यू बॉर्न बेबी सिक्रेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ द रेनिन। यहाँ पे बेसिकली हम इस पर्टिकुलर एंजाइम की बात करें तो ये कहा जाता है कि जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसके द्वारा अत्यधिक मात्रा में लार्ज अमाउंट में यहाँ पे रेनिन का क्या होता है? सिक्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ओल्ड एज या फिर एडल्ट स्टेज की बात करते हैं तो ये कहा जाएगा कि रेनिन जो है यहाँ पे न्यूली बॉर्न बेबी के द्वारा लार्ज क्वांटिटी में सिक्रेट होता है, लेकिन ये ओल्ड एज में, ये एडल्ट स्टेज में इसका सिक्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बट द रेनिन सिक्रेशन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज एज एंड ऑलमोस्ट स्टॉप इन द ओल्ड एज। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जैसे ही रेनिन के सिक्रेशन के डिक्रीज होने की बात करें तो ये कब होगा? मैंने कहा यहाँ पे विद इन द इंक्रीज ऑफ एज, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये क्या हो जाते हैं? इसका सिक्रेशन डाउन हो जाता है, कम हो जाएगा, ये इनका सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। और रुक कब जाएगा? कंप्लीटली स्टॉप कब होने वाला है? मैंने कहा ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में, बुढ़ापे की स्थिति में यहाँ पे इसका सिक्रेशन कंप्लीटली क्या हो जाता है? प्रोहिबिटेड हो जाता है, रुक जाता है। अब देखिए हमने ये सारे प्रोसीजर के बारे में स्टडी किया तो सिंपली ये आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे इनिशियल स्टेज में या फिर ये कहें कि न्यूली बॉर्न बेबी के स्टेज में इसका सिक्रेशन ज्यादा होता है और ओल्ड एज में क्या होता है? कम हो जाता है। और अगर एज बहुत ज्यादा हो, मैक्सिमम हो जाए तो इसका सिक्रेशन रुक भी सकता है। तो हमने यहाँ पे ये सब सारे डिस्कस किया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट अगेन ओल्ड पर्सन के बारे में गिवन है और ये क्या लिखा है? इन ओल्ड पर्सन कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज कॉज्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने कहा अगर रेनिन ओल्ड एज में इसका सिक्रेशन कम हो जाता है या इसका सिक्रेशन कंप्लीटली बंद हो जाता है तो आखिर ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क का जो प्रोसेस है ओल्ड पर्सन में किस प्रकार से होता है? मैंने कहा अब ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क का प्रोसेस और ये प्रोटीएजेस और पेप्टॉन्स के निर्माण की क्रियाविधि बेसिकली इसमें कौन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? मैंने कहा अब इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है?
महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे भूमिका निभाता है या फिर इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है कि अगर यहाँ पे रेनिन ही नहीं है यहाँ पे ओल्ड पर्सन में, तो आखिर ये कर्लिंग ऑफ मिल्क कौन करता है? मैंने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही करता है। डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। एक और जो है फंक्शन आपको देखने को मिला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और लास्ट पॉइंट क्या गिवन है? ये गिवन है कि फंक्शन ऑफ द पेप्सिन। पेप्सिन के बारे में अभी आपने ये देखा, यहाँ पर पेप्सिन ने क्या किया? कैल्शियम पेराकेसिनेट को प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स में क्या कर दिया है? कन्वर्ट कर दिया है, इसके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इट हाइड्रोलाइजेस द प्रोटीन इनटू द पेप्टोन्स एंड द प्रोटियोजेज। मतलब ये जो प्रोटीन होता है कैल्शियम पेराकेसिनेट, इसको ये प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स में क्या करता है? कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? हाइड्रोलाइजेज हो रहा है, हाइड्रोलाइज हो रहा है, जल अपघटन की प्रक्रिया हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी डाइजेस्टिव रिएक्शंस होते हैं, पाचन से संबंधित केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो हाइड्रोलाइटिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के प्रेजेंस में होते हैं। अब सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ। यहाँ पे वही रिएक्शन जो मैंने कर्लिंग ऑफ मिल्क में बनाया था कि यहाँ पे देखिए प्रोटीन मतलब कैल्शियम पेराकेसिनेट जो होते हैं उसको फर्दर चेंज करने का काम कौन कर रहा है? तो देखिए ये प्रोटीन जो है यहाँ पे जैसे ही पेप्सिन ने इस पे वर्क किया तो ये प्रोटीन किस में चेंज हो जाते हैं? प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने रेनिन के साथ साथ पेप्सिन के बारे में भी क्या कर लिया? स्टडी कर लिया। लेकिन स्पेशल पॉइंट क्या है कि यहाँ पर पेप्सिन की जो उपस्थिति आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे पीएच जो है, पीएच किस रेंज की आवश्यकता होती है, किस रेंज में पीएच की रिक्वायरमेंट होती है? हमें यहाँ पे 1.8 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में ये प्रोटीन से प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में कन्वर्जन देखा जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे स्पेशली हम बात करें किसकी? यहाँ पे स्पेशली प्रोटीन की बात करते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है? मैंने कहा इट इज अ पॉलीपेप्टाइड। ये क्या होता है? ये मैंने कहा ये पॉलीपेप्टाइड होता है। अब डायरेक्टली लीड करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ। ये दिया हुआ है लाइपेज के बारे में। लाइपेज क्या करता है? देखिए हम ये स्टडी करते हैं। स्टमक सीक्रेट little amount of lipase which digest about 1% of the fat। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्टमक मतलब आमाशय की बात करते हैं तो सीक्रेट करता है लिटिल अमाउंट ऑफ लाइपेज। हमने गैस्ट्रिक लाइपेज के बारे में भी देखा था। तो अगर हम इस गैस्ट्रिक लाइपेज की बात करें तो आमाशय के द्वारा बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही जो है स्मॉल अमाउंट में लाइपेज का सिक्रेशन होता है। और ये क्या करेगा? लाइपेज जो है फैट मतलब वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन ये 1% फैट को ही क्या कर पाता है? डाइजेस्ट कर पाता है, उसका पाचन कर पाता है। और यहाँ पे हमें देखा कि फैट है और ये लाइपेज के प्रेजेंस में फैटी एसिड मतलब वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि ये जो फैट है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज किसमें चेंज हो रहा है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस इन द स्टमक में क्या किया? स्टडी किया। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको क्वेश्चंस कहां से आने के चांसेस होते हैं? कर्लिंग ऑफ मिल्क से आ सकता है, HCl के पर्टिकुलर फंक्शंस को प्रोवाइड करके आपसे पूछ सकता है, साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है। इस तरह के जो है क्वेश्चंस आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी मटेरियल और मॉड्यूल्स में देखने को मिलेंगे। अब हमने यहाँ पे बेसिकली जो भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है स्टमक में उसके बारे में स्टडी किया। अब सीधे लीड करते हैं इसके नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डाइजेशन इन स्टमक के बाद ये क्या है? कंडक्शन ऑफ फूड। हम ये देखने वाले हैं कि भोज्य पदार्थ का संवहन जो है वो किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे हम जैसे ही कंडक्शन ऑफ फूड की बात कर लेंगे उसके बाद डायरेक्टली हम लीड करेंगे कि आखिर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे होता है। हमने आमाशय में पाचन के बारे में पढ़ लिया, अब सीधे लीड करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन किस प्रकार से होता है। बट बिफोर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी हैव टू स्टडी अबाउट कंडक्शन ऑफ द फूड। यहाँ पे फूड का कंडक्शन कैसे होता है? देखिए वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट यू कैन सी हियर, इट इज इन स्टमक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज काइम। यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, हमने प्रीवियस लेक्चर में ही काइम, काइल और बोलस के बारे में सारे कंसेप्ट जो है डिस्कस किए थे। मैंने आपको वहां बताया था कि काइम क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है इन स्टमक, बेसिकली स्टमक वाले पार्ट में जैसे ही वो फंडस वाले पार्ट में बोलस गया था तो बोलस
बोलस में फंडस वाले पार्ट में पहुंचने के बाद उसमें क्या मिक्स हो गया था, मैंने कहा वहां पे चर्निंग मूवमेंट ऑफ द स्टमक देखने को मिला था, जहां पे बोलस में गैस्ट्रिक जूस जो है वो मिक्स हो गया था। और अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इन स्टमक पार्शियली डाइजेस्टेड, जो आंशिक रूप से पचित भोजन होते हैं। पार्शियली और आंशिक रूप से पचित भोजन कहने का मतलब क्या है, ऐसा फूड जिसका यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, आंशिक जो है यहाँ पे पाचन देखने को मिलता है या फिर पार्शियली डाइजेशन देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे अब क्या कह रहे हैं कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को ही क्या बोल दिया है, जिसमें अभी भी गैस्ट्रिक जूस ही मिला है, इसे कह दिया है काइम। और इन स्टमक मोस्टली प्रोटीन्स आर पार्शली डाइजेस्टेड। और यहाँ पे स्टमक में क्या बात करते हैं कि स्टमक में पाचन तो हुआ, लेकिन प्रोटीन के पाचन की पहले शुरुआत जो है कहां से होती है, स्टमक में है। लेकिन यहाँ पे स्टमक का कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे मोस्टली प्रोटीन का ये पार्शियली डाइजेशन होता है, मतलब यहाँ पे आंशिक रूप से ही यहाँ पे जो है पाचन देखने को मिलता है, डाइजेशन देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ए टाइप ऑफ मूवमेंट के बारे में भी देखा था कि ये अब कायम क्या होता है, मैंने कहा ये जो कायम होता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टैल्टिस कर्माकुंचन गति के माध्यम से ये कायम जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, स्टमक से, तो ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर गए हैं, तो बेसिकली यहाँ पे एंटर करने के बाद वो अब काइल में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं, वहां पर इसमें बाइल जूस मिक्स होगा, साथ साथ पैनक्रियाटिक जूस भी क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और जैसे ही पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस क्या हो जाएगा, इसमें मिक्स हो जाएगा, तो ये बेसिकली काइम अब काइल में चेंज हो जाएगा। किसमें हो जाएगा चेंज, मैंने कहा अब ये काइल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इतने सारे पर्टिकुलर प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करने के बाद नाउ वी आर लीडिंग विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, द डाइजेशन प्रोसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हम यहाँ पे छोटी आंत में होने वाले पाचन की प्रक्रियाओं के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हम बात करते हैं कि आखिर जिस तरह से हमने स्टमक में देखा था कि यहाँ पे पाचन के लिए, आमाशय में पाचन के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है, वैसे ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि मीडियम ऑफ फूड, यहाँ पे माध्यम की बात करें पाचन के लिए, तो यहाँ पे भोजन का जो पाचन है, फूड का पाचन है, वो अब एल्केलाइन जो है, मतलब क्षारीय माध्यम में, मतलब यहाँ पे बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। स्टमक में स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीएच का जो रेंज है वो अबव द 7 है, 7 से ज्यादा है। तो यहाँ पे 7.5 से 8.5 के बीच में आप ये देख रहे हैं, रेंज देख रहे हैं, और इसीलिए कहा जाएगा कि अब ये एल्केलाइन पीएच या फिर क्षारीय पीएच के लिए हम यहाँ पे ये कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो क्षारीय पीएच से या फिर क्षारीय प्रकार के प्रोसेस आप इसे कह सकते हैं बेसिक मीडियम में देखने को मिलता है। अब हम सीधे लीड करते हैं कि आखिर हमें किस पर्टिकुलर टाइप के डाइजेस्टिव ग्लैंड और डिफरेंट टाइप के स्टिमुलेटर हमें यहाँ पे इस स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, हम इसकी बात करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हम डाइजेस्टिव ग्लैंड और स्टिमुलेटर की बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से ऐसे पाचक ग्रंथियां हैं जो कि किससे संबंधित है, स्मॉल इंटेस्टाइन से संबंधित है। तो आपने ऑलरेडी ही इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल स्टडी कर लिया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर हम स्पेशली लीवर की बात करें, साथ साथ यहाँ पे पेनक्रियास की बात करते हैं और इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करते हैं। इसमें तो आपने अलग अलग प्रकार के में आपने स्टडी किया हुआ है। हमने यहाँ पे ब्रनर्स ग्लैंड के बारे में स्टडी किया था, ब्रनर्स ग्लैंड के साथ साथ क्रिप्स ऑफ लीवर, कोहून के बारे में, पेयर्स पैचेस के बारे में, 3 बेसिक टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, गृहिणी जिसे कहते हैं, ड्यूडेनम जिसे कहा जाता है, उसी पार्ट में जो अपने सिक्रेशंस है, लीवर से जो बाइल फॉर्म होकर के कंडक्शन शो करता है, वो भी डिफरेंट टाइप के डक्ट्स के माध्यम से, वाहिनी के माध्यम से कहा जाता है। बेसिकली ये ड्यूडेनम में आकर के रिलीज कर देते हैं, अपने सिक्रेशंस को पावर करते हैं, उड़ेल देते हैं। और साथ साथ पेनक्रियास में जो डक्ट होता है उसे पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, जहां पे पेनक्रियाटिक जूस का क्या होता है, यहाँ पे
पे कंडक्शन होता है वो भी ऑल ओवर यहाँ पे ड्यूडेनम में आकर के क्या होते हैं, रिलीज कर देते हैं अपने सिक्रेशंस को। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव ग्लैंड विच आर एसोसिएटेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे छोटी आंत से संबंधित जो भी प्रकार के पाचक ग्रंथियां हैं उसमें किस किस की बात करते हैं, मैंने कहा लीवर की बात करते हैं, पेनक्रियास की बात करते हैं, एज वेल एज हम यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड की बात करते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं इसी ही पर्टिकुलर डाइजेस्टिव ग्लैंड में। ये क्या है, लीवर एंड पेनक्रियास जॉइंटली ओपन इनटू द ड्यूडेनम। अभी हमने डिस्कस किया कि ये लीवर जो होते हैं और पेनक्रियास जो होते हैं वो जॉइंटली किस में ओपन हो जाते हैं, मैंने कहा ड्यूडेनम में ओपन हो जाते हैं। हमने इसके बारे में किस टॉपिक में स्टडी किया था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ए इंटरकनेक्शन बिटवीन द लीवर, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम एंड द पेनक्रियास के बारे में बताया था। ये चारों स्ट्रक्चर बेसिकली किस तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं, वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि जो लीवर होता है और पेनक्रियास होता है वो बेसिकली क्या करते हैं, मैंने कहा ये ओपनिंग शो करते हैं ड्यूडेनम में, अपने सिक्रेशंस को पावर करते हैं, उड़ेल देते हैं। ठीक है, अब हम ये स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलेटर के बारे में, उद्दीपक के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। और वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए जिस तरह से हमने स्टमक में होने वाले डाइजेशन प्रोसेस में ए टाइप ऑफ लोकल हार्मोन जिसे गैस्ट्रिक हार्मोन कहते हैं या फिर गैस्ट्रीन हार्मोन कहते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि वो वहां पे स्टमक में स्टिमुलेटर की भांति, उद्दीपक की भांति व्यवहार कर रहे थे। बट इन केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आखिर वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो फूड के पाचन, मतलब फूड के जो है डाइजेशन, भोजन के पाचन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। मैंने कहा यहाँ पे स्टिमुलेटर की एक्ट करने वाला जो लोकल हार्मोन होता है उसे सीक्रेट कौन करता है, मैंने कहा इट इज जनरली सीक्रेटेड बाय द म्यूकोसा एंड द सब म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने प्रीवियस लेक्चर में एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, वहां पे 4 बेसिक टाइप्स ऑफ लेयर्स के बारे में स्टडी किया था हमने, सीरोसा, मस्कुलरिस, और इसके साथ साथ हमने सब म्यूकोसा और म्यूकोसा के बारे में भी क्या किया था, स्टडी किया था। और उसी ही पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड यहाँ पे क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर है उसके द्वारा ए टाइप ऑफ लोकल हार्मोन क्या होता है, सीक्रेट होता है। और वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि यहाँ पे लोकल हार्मोन हैं और स्टिमुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। हम इन सभी हार्मोन्स को वन बाय वन विद देयर फंक्शन, उनके कार्य के साथ हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए उसमें जो वेरी फर्स्ट लोकल हार्मोन है जो कि उद्दीपक की भांति व्यवहार करते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट एंटेरोगेस्ट्रॉन। ये एंटेरोगेस्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट हार्मोन है जो कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन की प्रक्रिया को क्या करेगा, बढ़ाएगा, उसको स्टिमुलेट करेगा। और ये क्या करता है, बेसिकली ये किस प्रकार से जो है डाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाएगा, ये इनहिबिशन करेगा, किसका, ये संदमन करेगा HCl के सिक्रेशन का। क्यों, क्योंकि ये जैसे ही HCl का सिक्रेशन लो हो जाएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के डाइजेशन के लिए कौन सी मीडियम की आवश्यकता है, मैंने कहा यहाँ पे हमें बेसिक या एल्केलाइन क्षारीय माध्यम की आवश्यकता है। लेकिन एज यू नो HCl क्या प्रोवाइड करता है, मैंने कहा HCl यहाँ पर हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। इसीलिए जैसे ही HCl का सिक्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो ऑलरेडी ही क्या स्टेब्लिश हो जाएगा, मैंने कहा ये अगर प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन, इसका सिक्रेशन जैसे लो हुआ तो यहाँ पे कौन सा मीडियम जो है स्टेब्लिश होगा, मैंने कहा यहाँ पे बेसिक मीडियम जो है स्टेब्लिश हो जाएगा, जिसके लिए पीएच की जो वैल्यू है वो मोर देन क्या होती है, 7 होती है। तो हमने कहा यहाँ पे एंटेरोगेस्ट्रॉन is the first type of local hormone which generally act as a stimulator and it inhibit the secretion of hydrochloric acid। यहाँ पे second type of hormone के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, it is gastric inhibitory peptide। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं GIP हार्मोन। ये GIP हार्मोन जो है बेसिकली यहाँ से बेसिक कौन से फंक्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस लोकल हार्मोन which is associated and related with the small intestine। हमें देखिए यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड होते हैं उसका वर्क क्या है, दे इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। देखिए यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस में जो पीएच है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक ही होता है, तो इसका सिक्रेशन भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और जैसे ही गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कम होगा तो यहाँ पे बेसिक मीडियम क्या हो जाएगा, स्टेब्लिश हो जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए
कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कम हो, उसका सिक्रेशन लो हो जाए, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? मैंने कहा यहाँ पे गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो होता है वो क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने इतने सारे लोकल हार्मोन के बारे में स्टडी किया। इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ लोकल हार्मोन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देखिए नेक्स्ट हार्मोन क्या है, हम ये स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे हिपेटोक्राइनिन। तो यहाँ पे नेक्स्ट हार्मोन जो है हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि ये स्टिमुलेटर की तरह एक्ट करने वाला ये जो हिपेटोक्राइनिन हार्मोन होता है, इसका बेसिकली वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, हम ये स्टडी करने वाले हैं। देखिए मैंने कहा यहाँ पे इस तरह का जो स्टिमुलेटर है, उद्दीपक होता है, ये क्या कार्य करता है, इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ द बाइल जूस इन द लीवर। ठीक है, ये क्या करता है, ये मैंने कहा कि ये बाइल जूस के सिंथेसिस को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। किसमें, मैंने कहा यहाँ पे लीवर में। यहाँ पे आप ये जानते हैं कि लीवर में ही बेसिकली बाइल का क्या होने वाला है, फॉर्मेशन होता है। आपको ये पता है, हमने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंट टाइप्स के या फिर डिफरेंट वेरियस फंक्शन ऑफ द लीवर के बारे में स्टडी किया हुआ है, इसके अलग अलग कार्य के बारे में हमने देखा हुआ है। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि ये क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, किसके सिंथेसिस को, मैंने कहा बाइल जूस के सिंथेसिस को। किसमें, मैंने कहा यकृत में, लीवर में बाइल जूस के सिक्रेशन को जो है यहाँ पे स्टिमुलेट करने का वर्क जिस हार्मोन का या जिस लोकल हार्मोन और स्टिमुलेटर का होता है, उद्दीपक का होता है, उसे क्या कहते हैं, हिपेटोक्राइनिन कहते हैं। यहां से इस तरह के जो हार्मोन्स के बारे में हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ पे डाइजेशन के प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस, बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाएगा या मॉड्यूल्स में या फिर किसी भी स्टडी मटेरियल में आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे मैच, मिलान करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक तरफ कॉलम ए होता है, एक तरफ कॉलम बी होता है। तो यहाँ पर ये सारे स्टिमुलेटर और हार्मोन्स के ऑप्शन गिवन होंगे और उधर जो है बेसिकली कॉलम बी में आपको क्या मिलेगा, कॉलम ए से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं और आपको ये चूज करना होता है कि बेसिकली यहाँ पे करेक्ट जो है मैच वो कॉलम जो है वो कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर हार्मोन की बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट लोकल हार्मोन जो कि उद्दीपक के भांति व्यवहार करता है, ये क्या होता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीसीके। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सीसीके। और यहाँ पे ये जो सीसीके होता है, इसे और क्या कह सकते हैं, इसे कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है कोलेसिस्टोकाइनिन। और इस पर्टिकुलर हार्मोन के प्रेजेंस में कौन से डाइजेशन के जो है रिएक्शंस या फिर डाइजेशन का रिएक्शन किस तरह से अफेक्ट होता है, हम ये स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट कॉन्ट्रैक्ट द गॉल ब्लैडर। ये क्या करता है, पित्ताशय में संकुचन पैदा करता है। सीधे यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि पित्ताशय में संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है गॉल ब्लैडर में, लेकिन साथ साथ किसको रिलैक्स करता है, किसको जो है शिथिल करता है, मतलब आराम की अवस्था में लाता है, रिलैक्सेशन फेज में आता है। किसको, मैंने कहा ये अगर यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी की बात करें तो उसको क्या करता है, इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी को रिलैक्स करता है, लेकिन गॉल ब्लैडर को क्या करता है, मैंने कहा ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको संकुचित करता है। नेक्स्ट क्या है, इससे क्या होने वाला है कि जैसे ही गॉल ब्लैडर को सीसी के यहाँ पे कोलेसिस्टोकाइनिन ने क्या किया, गॉल ब्लैडर को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया और इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी को रिलैक्स किया, तो अब इससे क्या देखने को मिलेगा, एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने को मिलता है कि बाइल जूस एंड द पैनक्रियाटिक जूस आर रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम। मैंने कहा ड्यूडेनम जो कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, जैसे ही गॉल ब्लैडर में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा और यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी रिलैक्सेशन के फेज में आ जाते हैं, तो इससे क्या होगा, अगर यहाँ पे बाइल जूस की बात करें और पैनक्रियाटिक जूस की बात करें, ये दोनों ही तरह के जो सिक्रेशंस होते हैं, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, ये बेसिकली किस में रिलीज हो जाएंगे, मैंने कहा ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में रिलीज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हार्मोन क्या दिया हुआ है, सिक्रेटिन हार्मोन के बारे में दिया हुआ है। ये सिक्रेटिन हार्मोन बेसिकली किस तरह के डाइजेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, हम ये स्टडी करते हैं। देखिए इसका फंक्शन दिया हुआ है, इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ द वाटरी पोर्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या करता है कि पैनक्रियाटिक जूस जो है इसमें जो वाटरी पोर्शन होता है, मतलब यहाँ पे जो वाटर का कंटेंट होता है, जल का जो पोर्शन होता है, उसका जो अनुपात होता है, उसको क्या करेगा, मैंने कहा उसको स्टिमुलेट करता
जाता है ताकि ये वाटर का जो पोर्शन है उसका सिक्रेशन क्या हो, ज्यादा देखने को मिले। और इन सभी कार्य के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये सिक्रेटिन हार्मोन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने इस पर्टिकुलर सेगमेंट में डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स और उसके फंक्शंस के बारे में देखा। आपने इस लेक्चर में क्या क्या स्टडी किया, हम ये डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको इस बेसिक लेक्चर में जो स्टमक में डाइजेशन का जो फिजियोलॉजी है, जो मैकेनिज्म होता है, उसकी क्रियाविधि होती है, उसके बारे में स्टडी किया। साथ साथ हमने स्टमक में ये देखा कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, किस तरह के जो है डाइजेस्टिव प्रोसेस में इनरोल होते हैं, यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया कर्डलिंग ऑफ मिल्क का प्रोसेस जो है वो क्या होता है, उसको मैंने एक सीक्वेंस में एक केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझाया। फिर हमने स्टमक में डाइजेशन के मैकेनिज्म को समझने के बाद स्टडी किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें बेसिकली डाइजेशन कैसे होता है, पाचन हमें किस प्रकार से देखने को मिलता है। हमने यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको अभी हमने स्टडी नहीं किया है। अभी हमने बस इतना देखा है कि यहाँ पे बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और इस बेसिक मीडियम को प्रोवाइड करने के लिए या फिर वो सभी प्रकार के स्टिमुलेटर और उद्दीपक जो कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं और डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, हमने इन सभी हार्मोन्स, लोकल हार्मोन के बारे में देखा। इन द नेक्स्ट लेक्चर इन्हीं हार्मोन्स में जो बेसिकली जो हार्मोन्स जिन्हें पढ़ना रह गया है उसे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि ये जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं डाइजेशन से रिलेटेड स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो बेसिकली किस एंजाइम के प्रेजेंस में होता है और कैसे कॉम्प्लेक्स नेचर वाले जो फूड स्टफ होते हैं, फूड सब्सटेंस होते हैं, वो अपने सिंपलर और एब्जॉर्ब होने वाले फॉर्म में चेंज होते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एब्सॉर्प्शन के प्रोसेस के बारे में भी स्टडी करेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे एब्सॉर्प्शन होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।